वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। और आप क्लास ले रहे हैं APSWMO के लिए। और लास्ट क्लास तक हम लोग इस क्लास में ट्रीटमेंट में थे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की ओर, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में। और वहाँ पे हम लोगों ने प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट को ओवर कर लिया था। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट का मतलब आपने स्क्रीनिंग को देखा है, आपने ग्रिड चैम्बर को देखा है, और आप स्किमिंग टैंक से भी आप अपने लिक्विड वेस्ट को प्रोसेस करा चुके हैं। क्या जरूरी बातें थी वो सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में आपको डिक्टेट करा दी हैं, आपको समझा दी हैं। उसके बाद आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब क्लियर है, आपके प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के साथ अगर प्राइमरी सेटलिंग टैंक को देखा जाता है तो वो प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है। मतलब प्रिलिमिनरी प्लस प्राइमरी सेटलिंग टैंक में अगर आप अपने लिक्विड वेस्ट को प्रोसेस करा देते हैं तो वो कहलाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके, अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपने देखा क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो आपका ये आएगा, तो इसके पीछे तो प्रिलिमिनरी देख चुके हैं ना। इसके पीछे तो हमने कौन सा ट्रीटमेंट देखा है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट की बात हो चुकी है। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट से जो एफ्लुएंट आएगा वो इन्फ्लुएंट होगा फॉर द PST, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। और प्राइमरी सेटलिंग टैंक में हम किस टाइप के पार्टिकल को सेटल कराएंगे, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जो सीवेज आएगा उसमें लार्ज बोले तो ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा और उनको सेटल कराया जाएगा। तो सेटलेबल ऑर्गेनिक मैटर, कैसे ऑर्गेनिक मैटर, सेटलेबल ऑर्गेनिक मैटर का सेटलमेंट होगा यहाँ पे। और इस PST में ह्यूज अमाउंट ऑफ स्लज बनेगा, तो इसको क्लीन बहुत ही फ्रीक्वेंटली करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या बनेगा, आपका स्लज बनेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं रॉ स्लज। इसको क्या बोलते हैं, रॉ स्लज। और रॉ स्लज यहाँ डिपॉजिट होगा और ये प्रक्रिया कहलाएगी। और ये जो एफ्लुएंट निकल रहा है PST से, ये एफ्लुएंट फ्री फ्रॉम द सेटलेबल ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा कि नहीं। अब इस एफ्लुएंट में जो चीजें बचेंगी वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में चली जाएंगी। क्या बचेंगी, बहुत ही फाइन फाइन ऑर्गेनिक मैटर, बोले तो सॉल्युबल BOD की बात होनी चाहिए। इसके आगे यहां तक जो हुआ, इसके पहले प्रिलिमिनरी में स्क्रीन में लार्ज फ्लोटिंग मैटर चले गए हैं, ग्रिट में ग्रिट निकल गए हैं, स्किमिंग टैंक में ऑयल ग्रीस फैट निकल गए थे। यहाँ पे जब आ रहे हैं तो जो कोर्सर ऑर्गेनिक मैटर हैं जो सेटल कर सकते हैं, प्रॉपर डिटेंशन टाइम प्रोवाइड करेंगे, और एक लॉन्ग नैरो टैंक में जब प्रोसेस करेंगे प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, तो आपके सारे पार्टिकल जो सेटल कर सकते हैं वो सेटल कर जाएंगे। तो यहाँ पे कहानी क्या होनी है इसके बारे में बात करेंगे। तो इस PST में से जो स्लज बनाएंगे उसको आगे स्लज डाइजेशन टैंक में देखेंगे। अभी हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो रिगार्डिंग PST होना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर्स हैं, तो इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर्स रिगार्डिंग आपको PST, इसका सरफेस ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट या फिर ओवरफ्लो रेट बोलते हैं इसको, या फिर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट बोलते हैं, है ना। हाइड्रोलिक लोडिंग भी बोलते हैं, जिसको एब्रिविएट किया जाता है V0 के साथ। ये क्या होता है, सो V0 जब भी आपको निकालना है ना सर, तो आप उसको इसके में कितना डिस्चार्ज आ रहा है और इसका प्लान एरिया क्या है। तो डिस्चार्ज पर यूनिट प्लान एरिया सरफेस ओवरफ्लो रेट कहलाता है। डिस्चार्ज पर यूनिट प्लान एरिया क्या कहलाता है, सरफेस ओवरफ्लो रेट कहलाता है। और इसका जो यूनिट होगा ना, यूनिट हो सकता है मीटर क्यूब पर डे, डिस्चार्ज के लिए लेंगे, और एरिया के लिए क्या लेंगे, मीटर स्क्वायर। या फिर इसका यूनिट हो सकता है डिस्चार्ज लीटर्स पर आवर में भी देखा जा सकता है, पर मीटर स्क्वायर इज द एरिया। सो यूनिट ऑफ सरफेस ओवरफ्लो रेट इज मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, या फिर लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। तो डिजाइन में, फॉर द डिजाइन
इन द डिजाइन आपका सरफेस ओवरफ्लो रेट का वैल्यू कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस ओवरफ्लो रेट का जो वैल्यू है ना, वो होगा आपका, क्योंकि 10 से 20 प्लेन सेडिमेंटेशन वाटर टैंक वाटर सप्लाई में है ना, कोआगुलेशन वाले में 20 से 30, यहां पे आपको वैल्यू याद रखना है 30 से 50, क्या बोल सकते हैं, 30 से 50 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस ओवरफ्लो रेट इन केस ऑफ प्राइमरी सेटलिंग टैंक व्हाट यू शुड मेंटेन द इन द डिजाइन इज 30 टू 50 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, एक नंबर फिक्स यहाँ पे रहता है ना, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद पीएसटी में और क्या है, इसके डिजाइन इंफॉर्मेशन नंबर पहला सरफेस ओवरफ्लो रेट पूछा जा सकता है, इसका डिटेंशन टाइम पूछा जा सकता है, डिटेंशन टाइम। तो डिटेंशन टाइम को डीटी से एब्रिविएट करेंगे, हाइड्रोलिक डिटेंशन टाइम या डिटेंशन टाइम एक ही बात होता है। अब डिटेंशन टाइम कैसे निकाला जाता है, डिटेंशन टाइम को कैसे निकालिएगा आप, तो कितना वॉल्यूम है ये टैंक का, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, और उसमें कितना डिस्चार्ज आ रहा है, वॉल्यूम पर यूनिट डिस्चार्ज करेंगे तो टाइम यूनिट मिल जाएगी नहीं। डिटेंशन टाइम इज द एवरेज टाइम टेकन बाय वाटर फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। तो डिटेंशन टाइम इज नथिंग बट कि वॉल्यूम ऑफ द टैंक पर यूनिट डिस्चार्ज। ये कभी आपको डिटेंशन टाइम निकालना होगा किसी यूनिट का, तो वॉल्यूम पर यूनिट डिस्चार्ज निकाल लेंगे, आपको डिटेंशन टाइम मिल जाएगा। तो ये जो डिटेंशन टाइम डिजाइन में हम यूज करते हैं वो होता है 1.5 से लेके 2 आवर्स तक। इंपॉर्टेंट डेटा, डिटेंशन टाइम फॉर द डिजाइन यूज्ड इन पीएसटी, यही आपका प्लेन सेडिमेंटेशन में 4 से 8 घंटा, कोआगुलेशन में 2 से 4 घंटा, और यहाँ पे डिटेंशन टाइम कितना देते हैं, 1.5 से 2 घंटा। याद रखिएगा इस बात को। तो आपको ये इंफॉर्मेशन, बढ़िया इंफॉर्मेशन, और ये वाला एक और बढ़िया इंफॉर्मेशन। इसके अलावा यहाँ पे इसमें जो सेटलमेंट हो रहा है आपके पीएसटी में कोर्सर ऑर्गेनिक मैटर, सेटलेबल ऑर्गेनिक मैटर का, तो कितना इफिशियंसी होगा इस टैंक का, इस टैंक की इफिशियंसी कितनी होती है, पीएसटी कितना परसेंट सेटलेबल ऑर्गेनिक मैटर को जनरली रिमूव कर पाता है। सो इफिशियंसी ऑफ पार्टिकल रिमूवल, थर्ड डेटा, efficiency of particle removal, efficiency of particle removal जो है सर, that is equal to क्या होता है, vs अपॉन वी नॉट, सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन सरफेस ओवरफ्लो रेट, ये तो आप जानते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन सरफेस ओवरफ्लो रेट, परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, ये तरीका है आपको निकालने का। लेकिन एफिशिएंसी का रेंज कितना है, पार्टिकल रिमूवल एफिशिएंसी जनरली पीएसटी में कितना होता है, 70 टू 80%। कितना, 70 टू 80%। याद रखने वाला डेटा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 70 टू 80%। इसके बाद और कुछ इंफॉर्मेशन, तो हाँ सर क्या बीओडी रिमूवल होता है, नहीं, बहुत ज्यादा बीओडी का रिमूवल नहीं होता है यहाँ पे। अभी हमने बीओडी का रिमूवल करना है तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जब भी हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑक्सीजन सप्लाई नहीं किया जाए तो लेसर अमाउंट ऑफ बीओडी रिमूवल होता है। तो इफिशियंसी ऑफ बीओडी रिमूवल अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ बीओडी रिमूवल, तो उसके लिए भी बात कर सकते हैं। नंबर 4, इफिशियंसी ऑफ बीओडी रिमूवल क्या होगा। इफिशियंसी ऑफ बीओडी रिमूवल की बात अगर की जाए तो इफिशियंसी ऑफ बीओडी रिमूवल जो है ना अबाउट 20 टू 30%। कितना, 20 टू 30% ऑफ बीओडी रिमूव्ड इन पीएसटी। रिमेनिंग बहुत बड़ा अमाउंट बीओडी का अभी भी
आफ्टर पीएसटी प्रेजेंट रहेगा और वही रिमेनिंग बीओडी जो 60 से 70% तक है ना, 70 से 80% तक जो बीओडी बच जाते हैं उनका रिमूवल कहाँ होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसीलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट बोला जाता है। हार्ट ऑफ द सीवरेज ट्रीटमेंट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आपने अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट देखे हैं सर, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, फाइनल, ये सब टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है ना। तो ट्रीटमेंट कौन सा बोला जाए कि हार्ट ऑफ सीवरेज ट्रीटमेंट है, और सीवरेज ट्रीटमेंट का हार्ट कौन है, जहां पे मैक्सिमम बीओडी का रिमूवल होगा, वो आपका है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी में आप देख पा रहे हैं बीओडी रिमूवल इज वेरी लेस, 20 to 30%। ओके, अब आपसे कोई पूछेगा कि इस पीएसटी में किस टाइप का सेटलिंग होता है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं वाटर सप्लाई में, टाइप 1 सेटलिंग, टाइप 2 सेटलिंग, और हमको 4 टाइप का सेटलिंग देखने को रहता है। तो कौन सा टाइप 1 है कि टाइप 2 है कि टाइप 3 है। तो सर आपको पता था कि टाइप 1 बेसिकली प्लेन सेडिमेंटेशन में डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलमेंट के लिए बोला जाता है। टाइप 2 फ्लॉकुलेंट पार्टिकल सेटलमेंट, हिंड ये बोले तो नॉन लीनियर सेटलमेंट के लिए जाना जाता है। टाइप 3 में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ना डिस्क्रीट भी नहीं है, फ्लॉकुलेंट भी नहीं है, लेकिन ये पार्टिकल ऑर्गेनिक है। ये पार्टिकल क्या है, जिनका सेटलमेंट हो रहा है वो ऑर्गेनिक पार्टिकल है। और ऑर्गेनिक पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे के सेटलमेंट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। एक दूसरे के सेटलमेंट को क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। और इस टाइप के सेटलिंग को हिंडर्ड सेटलिंग बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के सेटलिंग को हिंडर्ड सेटलिंग बोला जाता है। तो टाइप 3 सेटलिंग इज समहाउ रिलेटेड विथ, तो बोल सकते हैं हेयर टाइप 3 सेटलिंग अकर्स। तो बोलो कि टाइप 3 सेटलिंग किस क्या बताता है। टाइप 3 सेटलिंग डील्स विथ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, डील्स विथ हिंडर्ड सेटलिंग। टाइप 3 सेटलिंग डील्स विथ हिंडर्ड सेटलिंग, ये आप देख लीजिएगा थोड़ा। तो ये सारी बातें आपके प्राइमरी सेटलिंग के लिए की जाती हैं। प्राइमरी सेटलिंग में आपको इन सारी बातों के साथ वास्ता रखना है। ओके, तो सरफेस लोडिंग रेट याद रखना है 30 to 50, डिटेंशन टाइम याद रखना है 1.5 to 2 आवर्स। ओके, किस टाइप का सेटिंग होगा, तो टाइप 3 होगा। टाइप 3 जो होता है वो आपका हिंडर्ड सेटलिंग के बारे में बात करता है, जहां पे ऑर्गेनिक पार्टिकल का सेटलमेंट कराया जाता है। तो जो ये स्लज यहाँ पे डिस्पोज हुआ है ना, उसको प्रायर टू डिस्पोजल ये किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो स्लज, रॉ स्लज जो फॉर्म हो रहा है इन पीएसटी, उनको डिस्पोज करने के पहले फर्दर ट्रीट किया जाता है। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पे, स्लज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक should be treated prior to डिस्पोजल। डिस्पोजल के पहले जो भी स्लज आपके पीएसटी में बन रहा है उसको ट्रीट करने का जरूरत होता है। इसीलिए हम आगे इसी स्लज को ट्रीट करेंगे स्लज डाइजेशन टैंक में, वहां पे ये सारी बातें फिर से ओपन होंगी। ओके, so this is all about your primary treatment पीएसटी को लेके। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ पीएसटी नहीं होता है। पीएसटी के पहले जो भी कहानी आप देख रहे थे वो सब प्राइमरी ट्रीटमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। प्रीलिमिनरी में भले पीएसटी नहीं होता है, लेकिन प्राइमरी में प्रीलिमिनरी प्लस पीएसटी होता है। समझ में आ रही बात। अब हम आएंगे आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बातों को समझाने के लिए कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है। तो हेडिंग दे देते हैं यहां पे,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंडरी ट्रीटमेंट से बहुत सारे पूछे गए थे लास्ट ईयर आपके एग्जाम में। एएसपी से पूछे ही गए हैं, स्लश डाइजेशन टैंक से पूछे ही गए हैं, और आपका क्या बोलते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर से भी क्वेश्चन पूछे ही गए थे। डिस्पोजल में भी आपको क्वेश्चन फंसे थे, है ना। तो यहाँ से सेशन और भी इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। तो व्हाट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट और इसका एम क्या है सर, ये सारी बातें पहले ही फिक्स कर ली जाएं तो पढ़ने का जो लाइन है वो सही हो जाएगा, लाइन ऑफ स्टडी आपका अच्छा हो जाता है जब आपको आपके स्टडी का एम पता है। तो बताइए इसका एम क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को क्यों हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, क्या एम है। तो अभी तक आपने जो देखा था, तो हम सेटलेबल ऑर्गेनिक मैटर को तो पीएसटी में सेटल करा चुके थे, लेकिन व्हाट अबाउट दो जो सेटल नहीं किए थे, वेरी फाइन ऑर्गेनिक मैटर थे, तो उनमें भी तो बहुत ज्यादा बीओडी फंसा हुआ था, क्योंकि पीएसटी तक आने के बाद भी हम बीओडी का रिमूवल बहुत ही इफेक्टिवली नहीं कर पाए हैं। अभी भी ह्यूज अमाउंट ऑफ बीओडी इज स्टिल विद द वेस्ट वाटर। सो हमने तो स्ट्रेंथ रिडक्शन करना था और बीओडी हम रिमूव कर ही नहीं पाए हैं पूरी तरीके से, और बहुत बड़ा अमाउंट बीओडी का बचा हुआ है। तो क्या हमारा ट्रीटमेंट प्रॉपर हुआ है? अभी तक नहीं ना। सो स्ट्रेंथ रिडक्शन नहीं हुआ है, और इस हाईली स्ट्रेंथ सीवेज को हम डिस्पोज कैसे करेंगे? डिस्पोज अगर करना है तो इसके बीओडी का रिडक्शन तो कराना होगा, और बीओडी के रिडक्शन के लिए ही जाना जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये आपको भली भांति पता होनी चाहिए। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो एम है टू रिमूव सॉल्युबल बीओडी, और टू रिमूव यू कैन से लाइक दिस कि हम रिमूव करेंगे वेरी फाइन ऑर्गेनिक मैटर जो अभी भी सीवेज में प्रेजेंट है, पीएसटी से जो आया है, एसएसटी में आने वाला है, और आने वाला है तो क्या लेके आना चाहता है, बहुत ही फाइन फाइन ऑर्गेनिक मैटर जो सेटल नहीं करते हैं। और उन सारे ऑर्गेनिक मैटर में अभी भी आपको 70 से 80% तक बीओडी विद्यमान है। इस बीओडी को कोई रिड्यूस करा दे रे भाई, तो हमारा स्ट्रेंथ रिडक्शन हो जाएगा और हम सीवेज का डिस्पोजल कर देंगे बड़े आराम से, हमारा काम पूरा हो जाएगा। गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे आते हैं, लिख सकते हैं द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर secondary treatment of wastewater is aimed secondary treatment of wastewater is aimed to remove very fine organic matters और यू कैन से वेरी फाइन ऑर्गेनिक मैटर, और क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबल बीओडी, सॉल्युबल और सॉल्युबल बीओडी which escape the प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो बहुत फाइन ऑर्गेनिक मैटर था स्केप हो गया था, जिसके कारण आपका बीओडी अभी भी बहुत ह्यूज अमाउंट में बना हुआ है आपके सीवेज के साथ, उसका रिमूवल कराना इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एम है। समझ रहे बात को? ठीक है, लिख लीजिएगा। तो कैसे कराते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ यू अचीव सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दो तरीका है आपके पास, एक तो केमिकल तरीका हो सकता है और दूसरा बायोलॉजिकल तरीका हो सकता है। सो वी हैव टू मेथड्स, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को अचीव करने का दो तरीका हो सकता है, फिजिको केमिकल मेथड्स एंड बायोलॉजिकल मेथड। तो कब फिजिको केमिकल मेथड्स के लिए जा सकते हैं और कब बायोलॉजिकल मेथड के साथ जाएंगे, ये जरूरी है, वो कंडीशन जानना जरूरी है, और वो क्वेश्चन भी बन सकता है कि इन विच कंडीशन बी परफॉर्म फिजिको केमिकल मेथड ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और इन विच कंडीशन वी शुड परफॉर्म द बायोलॉजिकल मेथड
और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मेथड्स, और यू कैन से सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट is carried out by, नंबर 1 लिखा जा सकता है फिजिको केमिकल मेथड, और नंबर 2 तरीका हो सकता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड। 2 तरीके से हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट को अचीव कर सकते हैं, फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट मेथड और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड। फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट मेथड लिखिए, क्या लिखेंगे? फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट मेथड। तो 1 बाय 1 जरा दोनों के कंडीशन को चेक करते हैं कि कब कौन सा मेथड किस कंडीशन में लगाया जाता है, ये हम जानना है। तो हेडिंग दे दीजिए फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट मेथड। फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट मेथड बोल सकते हैं यहां पे कि इट इज used, this method is used when BOD by COD रेशियो आपको पढ़ाए हैं पीछे, BOD by COD रेशियो is less than 0.6। किस कंडीशन के लिए जाना जाता है? कैस टाइप के ऑर्गेनिक मैटर होंगे यहाँ पे। सो BOD by COD रेशियो अगर 0.6 से छोटा है ये रेशियो, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। न्यूमरेटर में बायोडिग्रेडेबल है और डिनोमिनेटर में बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूमरेटर छोटा है, इसके मतलब इसका रेशियो कम है। मतलब ये जो कंडीशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? नॉन बायोडिग्रेडेबल। पीछे कॉपी देखिएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑर्गेनिक मैटर्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स। बट आप केमिकल के सहारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं सीवेज का, ये एक्सपेंसिव नहीं होगा क्या? सॉरी, एक्सपेंसिव नहीं होगा क्या? ऑब्वियसली इट इज एक्सपेंसिव मेथड। साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा, यही नोट्स आपके सफलता की कुंजी होगी, क्योंकि क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएंगे, ये डैम श्योर रखिएगा। अगर नोट्स आपका अपडेटेड रहेगा, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, हर साल की भांति इस साल भी। ठीक है। सो BOD by COD रेशियो अगर लेस देन 0.6 है तो आप फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट मेथड का सहारा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस मेथड से आप ट्रीटमेंट करते हैं तो ये एक एक्सपेंसिव मेथड रहने वाला है, इस बात से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और क्या डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं? तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट मेथड्स। क्या क्या मेथड इन्वॉल्व हो सकता है? मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो हमारे सीवेज में क्या है? वेरी फाइन ऑर्गेनिक मैटर है, तो स्क्रीनिंग करने से वो निकल जाएगा क्या? नहीं, स्क्रीनिंग करके निकालना संभव है, लेकिन क्या जनरल स्क्रीनिंग से निकल जाएगा ये? जनरल स्क्रीनिंग में क्या होगा? ओपनिंग जो होगा बिटवीन द स्क्रीन और बार्स वो बड़े वाइडली रहते हैं, है ना? तो क्या उससे ये वेरी फाइन फाइन ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर पाना है? नहीं। हाँ, स्क्रीनिंग बोल रहा हूं मैं, स्क्रीनिंग से हो सकता है, लेकिन
माइक्रो स्क्रीनिंग करने से निकल सकता है। क्या करना पड़ेगा? माइक्रो स्क्रीनिंग। तो माइक्रो स्क्रीनिंग हो सकता है। दूसरा, एडजॉर्प्शन, ऐसा केमिकल जो हाईली एडजॉर्ब मतलब हाईली स्टिकी टाइप होगा, उसके ऊपर सारे फाइन ऑर्गेनिक मैटर स्टिक होते चले जाएंगे। एडजॉर्प्शन इज समहाउ रिलेटेड टू स्टिकिंग टू द सरफेस ना। तीसरा मेथड बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एब्जॉर्ब कर ले सबको, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। चौथा तरीका कोआगुलेशन हो सकता है, ऐसा केमिकल जो कोआगुलेट करा के पार्टिकल को छोटे से बड़ा करा दे और सेटल करा ले, तो कोआगुलेशन हो सकता है। पांचवा तरीका, हम ऐसा फिल्टर यूज करें जो कि हमारे सारे पार्टिकल को फिल्टर आउट करा ले, है ना, तो फिल्टरेशन हो सकता है। केमिकल ऑक्सीडेशन हो सकता है, कुछ केमिकल ऑक्सीडेंट यूज किए जा सकते हैं जिससे सारे ऑर्गेनिक मैटर्स जो बहुत फाइन फाइन टाइप है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, तो केमिकल ऑक्सीडेशन भी संभव है। नंबर 7, इलेक्ट्रोलाइसिस भी संभव है, चार्ज का सहारा ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी हो सकता है। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम केमिकली फिजिको केमिकल मेथड्स के सहारे, ये सारे मेथड के सहारे हम वाटर में प्रेजेंट वेरी फाइन ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। पर्पस ही वही है हमारा। लेकिन चूंकि ये जो लाइन है ना, वो हमको हमेशा डराता है। एक्सपेंसिव मेथड हमको सीवेज के लिए नहीं चाहिए, है ना, तो इससे हम बचते हैं। लेकिन जब कंडीशन ऐसा हो जाए तो आप इसी को यूज करना है। जब कंडीशन अगर ऐसा है कि हमारे सिस्टम में नॉन बायोडिग्रेडेबल ज्यादा है, तो बैक्टीरिया तो बायोडिग्रेडेबल, बायोलॉजिकल प्रोसेस तो बायोडिग्रेडेबिलिटी के लिए जाना जाएगा ना। वो सारे मैटर्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बैक्टीरिया उनका क्या ही बिगाड़ लेगा, बैक्टीरिया उनको कैसे ऑक्सीडाइज कर सकता है, नहीं ना। तो कंडीशन अगर ऐसा है तो जाना ऐसा पड़ेगा। और अगर यहाँ पे जाना है इस तरीके से एक्सपेंसिव मेथड से जाना है, तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स जिसके थ्रू हम अपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट को क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं और वेरी फाइन ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर सकते हैं, बीओडी का स्ट्रेंथ रिड्यूस कर सकते हैं। ये तरीका हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे। नंबर 2 क्या था हमारा? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड, हेडिंग दे दीजिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड। क्या कंडीशन है? ये मेथड कब यूज कर सकते हैं? तो पिछले कंडीशन में आप देखें, जब लेस देन 0.6 है तो आप केमिकल मेथड जाइए, और अगर मोर देन 0.6 होगा तो कंडीशन क्या कहलाता है? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट करना। इसीलिए हम पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में, क्वालिटी वाले में, है ना। तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन, कंडीशन क्या होना चाहिए? बीओडी बाई सीओडी अगर मोर देन 0.6 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बायोडिग्रेडेबल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स को। और जब बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होंगे ना सर, तो आपको विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड से हम चीजों को स्टेबलाइज कर सकते हैं, स्टेबल एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये मेथड जब बैक्टीरिया आपके लिए काम करना शुरू कर देता है ना, तो आपका मेथड और आपका जो तरीका है वो इकोनॉमिकल हो जाता है। सो बोल सकते हैं इट इज इकोनॉमिकल मेथड, इट इज इकोनॉमिकल मेथड। क्लियर है? इट इज इकोनॉमिकल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इन दिस मेथड होता क्या है? इन दिस मेथड
complex organic matters are converted into simple and stable end products with the help of microorganisms. विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जरा ध्यान से इसको पढ़िएगा, है ना। बा निशांत, इतनी रात को भी तुम ये कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। भगवान तुमको सद्बुद्धि दे कि और अच्छा पढ़ाई करो, जिंदगी में खूब तरक्की करो। ये कहानी है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड का। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड कब अडॉप्ट किया जाता है? जब बीओडी बाई सीओडी मोर देन 0.6 होता है। ठीक है, निशांत आया और मैसेज ना आए, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कौन कन्वर्ट करता है स्टेबल इन प्रोडक्ट में? देख लीजिए, आपके पास है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर मतलब हाई ऑफेंसिवनेस है, हाईली ऑफेंसिव होना है इसको। इसको क्या स्टेबलाइज करेगा? तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फूड कंसीडर कर लेगा। क्या कर लेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ फूड कंसीडर करता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को फूड कंसीडर करते हुए कन्वर्ट कर देता है किसमें? सिंपल एंड स्टेबल एंड प्रोडक्ट्स में। और ये लेस ऑफेंसिव टाइप होगा। क्या होगा? लेस ऑफेंसिव। जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो लेस ऑफेंसिव टाइप होंगे। ठीक है, लेस ऑब्जेक्शनेबल। ये हाईली ऑफेंसिव, मोर ऑब्जेक्शनेबल, लेस ऑफेंसिव, लेस ऑब्जेक्शनेबल। तो ये कहानी आप लिख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। डैम श्योर आप रहिए कि आपके जो सवाल हैं वो आपके नोट्स से ही रहने हैं, हर साल की भांति इस साल भी। क्लियर है? जब बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन वहां से ही पूछे जाते हैं। एरोबिक ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, फैकल्टेटिव ऑर्गेनिज्म, है ना, मेसोफिलिक ऑर्गेनिज्म, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, साइक्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से अलग अलग ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको जानना चाहिए और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जरा जान लेते हैं कि कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हो सकते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम अलग अलग बेसिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आज क्लासिफाई करके आपको दिखाएंगे। बेसिस बदल लेते, तो बेस्ड ऑन फूड कंज्यूमिंग कैपेबिलिटी, बेस्ड ऑन फूड कंज्यूमिंग कैपेबिलिटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहला बेसिस ही क्लासिफिकेशन हम 3 बेसिस पे करेंगे। ऑक्सीजन कंज्यूमिंग कैपेसिटी, फूड के बेसिस पे और टेम्परेचर के बेसिस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी जुटा लेते हैं सर। तो पहला बेसिस, बेस्ड ऑन फूड consuming capability, based on food capability, based on food consuming capability माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा सकता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो बताओ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन है, कैसा होता है, क्या उसका मतलब उसका क्वालिटी होता है। तो ऑटोट्रॉप्स आर दोज who doesn't depends on others for their food, who makes their food on its own, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे अलगी, वो आपको अपना फूड खुद ही बना लेता है। अलगी इज अ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ना, तो वो ऑर्गेनिज्म अलगी अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो क्या वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। अलगी इज अ एक्वेटिक प्लांट, ही कैन मेक देयर फूड ऑन इट्स ओन ना, तो उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। तो क्या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को, हाँ सही बोल रहे हैं आप ईशान, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को हम ये कंसीडर करेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में? नहीं ना, वो तो अपना खाना खुद बनाएगा, तो वो दूसरे को क्यों ही, मतलब दूसरे ऑर्गेनिक मैटर को क्यों ही फूड कंसीडर करेगा, दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं रहेगा। तो हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ऑटोट्रॉप्स को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो बोल सकते दे, ऑटोट्रॉप्स के बारे में बोले, दे makes their food on its own, they makes their food on its own, मतलब प्रिपेयर देयर फूड ऑन इट्स ओन, अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, वो कहलाएगा क्या, ऑटोट्रॉप्स, है ना। क्या इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है? इसका एग्जांपल ले लीजिए सर पहले, अलगी। तो क्या इसका यूज, ऑटोट्रॉप्स को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बोल सकते हैं दे कैन नॉट बी यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, they cannot be used in biological treatment methods, they cannot be used in biological treatment methods। ये तो ऑटोट्रॉप्स हो गया। दूसरा जो क्लास है वो आपका क्या है, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉपिक organisms, they depends on others for their food, वो अपने फूड को दूसरे से क्या करते हैं, कवर करते हैं, मतलब दे डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फूड सोर्स, ऐसा ही बोल सकते हैं। और वी कैन से
they depends on or depends on other source for their food, वो दूसरे सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं. दे डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सोर्स या अदर सोर्स. ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? इसका एग्जाम्पल बताओ. बैक्टीरिया. इसका एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं? बैक्टीरिया. इसका उपयोग कर सकते हैं. यस, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में इसको यूज कर सकते हैं. तो अलगी, ऑटोट्रॉपिक, आप सही बोल रहे हैं. बैक्टीरिया, फंगी, ये सब आपका हेट्रोट्रॉप्स है ना. अब हम बेसिस बदलेंगे. बेस्ड ऑन फूड कंज्यूमिंग तो हो गया, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग पे बात करते हैं. तो हेडिंग दीजिए, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन कंज्यूमिंग कैपेसिटी. बेस्ड ऑन ऑक्सीजन कंज्यूमिंग कैपेसिटी. बेस्ड ऑन ऑक्सीजन कंज्यूमिंग कैपेसिटी. बेसिस बदल गया. पहला था बेसिस आपका फूड कंज्यूमिंग. अब हमारा ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन ऑक्सीजन कंज्यूमिंग. तो पहला बोल सकते हैं एरोबिक. क्या बोल सकते हैं? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स. कौन सा ऑर्गेनिजम्स? हाँ, सही बोल रहे हैं निशान जी आप, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स. दूसरा, और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब जिसको एक्सटर्नली हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जिसको आपको काम करने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का जरूरत हो सकता है. मतलब एरोबिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल ऑक्सीजन सोर्स. जैसे मैकेनिकल एरेटर से या फिर कंप्रेस्ड एयर आप सिस्टम में क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं. एक्सटेंडेड एरेशन के लिए जाते हैं, वहां पे एरोबिक ऑर्गेनिज्म होगा. वो यूनिट ही एरोबिक यूनिट कहलाएगा. तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म कहाँ होना है? एरोबिक यूनिट में, जहां पे एक्सटर्नल ऑक्सीजन सोर्स की सुविधा होगी. तो बोल सकते हैं इट इज, राइट डाउन, इट इज डिपेंड्स ऑन, और इट डिपेंड्स ऑन ऐसा बोल सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल ऑक्सीजन सोर्स. इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल ऑक्सीजन सोर्स. ठीक है. दूसरा जो टाइप है ऑक्सीजन के बेसिस पे, आपको याद होगा एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. इसको एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए, ये आपके सिस्टम में जो बाउंड ऑक्सीजन है उसी पे काम कर लेगा. तो इसको एक्सटर्नल ऑक्सीजन सोर्स नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का नीड नहीं है. जो आपके सिस्टम के पेरिफेरी में, बाउंड्री में जो ऑक्सीजन बाउंडेड है, उतने ही ऑक्सीजन पे ये क्या कर लेता है? काम कर लेता है. कुछ लोग बोलते हैं वर्क प्रेजेंस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसका मतलब है कि उसको आपको ऑक्सीजन सप्लाई करने की जरूरत नहीं है. जो उस बाउंड्री में, जो उस बोले तो कि उसके पेरिफेरी में, जहां पे जो सिस्टम है उसमें जो बाउंडेड ऑक्सीजन है ना, जो अवेलेबल है ना, उसी पे काम कर लेगा. नहीं मांगेगा आपसे ऑक्सीजन, वो आपके लिए सारा काम उसी ऑक्सीजन में पूरा कर लेगा. तो बोल सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन बाउंडेड ऑक्सीजन. समाव लोग कहते हैं प्रेजेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी लोकल तरीका है बात करने का. डजंट डिपेंड्स ऑन, doesn't depends on external oxygen, doesn't depends on external oxygen source.
ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, नंबर 3 लिखिएगा, फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव की खासियत क्या है? प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों में काम कर सकता है। तो लिख सकते हैं इसके लिए, इट सर्वाइव्स इन बोथ कंडीशन। It survives in both conditions, that is aerobic and anaerobic। दोनों कंडीशन में सरवाइव करे उसको फैकल्टेटिव बोलेंगे। ठीक है? तो अगर हम एक डीप वेल की बात करें तो आपके बॉटम में और टॉप में, टॉप पोर्शन में ऑक्सीजन होगा, बॉटम में ऑक्सीजन कम पड़ जाता है, नहीं रहता है, मिडिल मिडिल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां पे टॉप पोर्शन में एरोबिक कंडीशन, बॉटम में कैसा? एन एरोबिक, और मिडिल मिडिल में क्या होगा कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों। तो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म यहां मिलेंगे? एरोबिक तो टॉप पोर्शन में मिलेगा, एनारोबिक कहां मिलना है? बॉटम में मिलना है। लेकिन मिडिल मिडिल में कैसा ऑर्गेनिज्म संभव है? फैकल्टेटिव। क्या बोल सकते हैं? फैकल्टेटिव। समझ गए? नोट्स बनते जाना चाहिए। तो दो बेसिस पे हम काम कर चुके हैं, फूड कंज्यूमिंग कैपेबिलिटी एंड ऑक्सीजन कंज्यूमिंग कैपेसिटी। एक और है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा सकता है टेम्परेचर के बेसिस पे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है? टेम्परेचर के बेसिस पे, कि लोअर टेम्परेचर पे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, हाई टेम्परेचर पे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल ज्यादा अच्छा होता है, और मीडियोट्रिक मिडिल मिडिल में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं आपके डिकम्पोजिशन में। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिस बदल देता हूं सर, बेसिस क्या करता हूं? बदल देता हूं। तो बेस्ड ऑन, आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन फूड कंज्यूमिंग कैपेसिटी। आपने ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप के बारे में बात की। बेस्ड ऑन ऑक्सीजन कंज्यूमिंग कैपेसिटी आपने एरोबिक, एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव की बात कर ली है। अब बेस्ड ऑन हम क्या करेंगे? टेम्परेचर। हम अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं। तो बेसिस बदल लो, बेस्ड ऑन व्हाट सर? टेम्परेचर। बेस्ड ऑन टेम्परेचर साइक्रोफिलिक, मेसोफिलिक एंड थर्मोफिलिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? साइक्रोफिलिक, मेसोफिलिक एंड थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म की चर्चा यहां पे होनी है। तो नंबर 1 में लिखिए, नंबर 1 में साइक्रोफिलिक, नंबर 2 मेसोफिलिक, साइक्रोफिलिक, मेसोफिलिक, PHY होगा ये, मेसोफिलिक, organisms, and number 3 it is thermophilic, ये 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म आप बेस्ड ऑन टेम्परेचर देखते हैं।
तो साइक्रोफिलिक किस टेम्परेचर पे एक्टिव होता है और एक्टिव रहता है ज्यादा? तो टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर अगर 20 से 40 के बीच में है, डिग्री सेंटीग्रेड समझिएगा, टेम्परेचर हम किस में बात कर रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो मेसोफिलिक बैक्टीरिया, मेसोफिलिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा अच्छा काम करते हैं। और अगर टेम्परेचर इज इन बिटवीन 45 से 60 के बीच में है, तो आपको किस टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे? थर्मोफिलिक। तो किस ऑर्गेनिज्म के काम करने का रेट सबसे ज्यादा है? जिसका टेम्परेचर रेंज क्या है, सबसे बड़ा है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड में थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म एक्टिवेट होंगे, और जब वो एक्टिवेट होंगे ना, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन काफी फास्ट होगा। यहाँ पे सबसे कम रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कहाँ पे, किस ऑर्गेनिज्म में? साइक्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म सबसे स्लो है, और आप बोल सकते हैं कि थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म सबसे फास्ट है। क्लियर? नोट करिए सर। बहुत गर्मी है आज, दिन में तो इतना लगा कि गजब ही हो गया। ठीक है, तो ये क्लास हम यहीं पे क्या करते हैं, रोक देते हैं। अगली क्लास में आपको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कितने टाइप का हो सकता है, एरोबिक ट्रीटमेंट क्या होगा, एनारोबिक ट्रीटमेंट क्या होगा, एरोबिक ट्रीटमेंट में अटैच्ड कल्चर सिस्टम क्या है, सस्पेंडेड कल्चर सिस्टम क्या है, एएसपी की कहानी होगी, ट्रीटमेंट ट्रिकलिंग फिल्टर की कहानी होगी। एनारोबिक ट्रीटमेंट में आप फ्लश डाइजेशन टैंक को देख पाएंगे, सेप्टिक टैंक को देख पाएंगे, इमहॉफ टैंक को देख पाएंगे। ये सारी कहानी आपको आगे क्या करनी है, देखनी होगी। और इसी तरीके से लिक्विड वेस्ट में हम आगे बढ़ते रहेंगे, और आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आपके टेस्ट पेपर का डिस्कशन हम कल फिर करेंगे, जो कि LWM का फर्स्ट टेस्ट का 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए हैं, और अगले 20 से 30 क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए। आप अपने फेवरेट एप्लीकेशन क्वालिफायर पावर्ड बाय इंजीनियर्स गुरुकुल। थैंक यू वेरी मच।